हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक बाइट। तो ये जो लेसन है ये अवेलेबल एनर्जी का दूसरा लेसन है। इससे पहले हम लोग अवेलेबल एनर्जी का इसी यूट्यूब चैनल पे इसका पुराना लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। तो इस लेसन में हम लोग क्या देखेंगे, इस लेसन में हम देखेंगे अवेलेबिलिटी फंक्शन और इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अवेलेबिलिटी होता क्या है, पहले हमें अवेलेबिलिटी देखना है। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, it is the maximum work done that can be obtained in a process in which the system comes to equilibrium with the atmosphere। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं हमारा इक्विलिब्रियम का लेवल है, मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ पर स्टेट है, मतलब एटमोस्फेयर पी नॉट और टी नॉट में है ये स्टेट। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी मेरा गैस हो, कोई भी सिस्टम हो, यहाँ पर स्टेट 1 पे है और यहाँ पर स्टेट 2 पे है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, अभी ये जो स्टेट 1 पे है तो इसके पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा जिसको हम फाई 1 से डिनोट करेंगे। तो ये जो फाई 1 है यही है मैक्सिमम वर्क डन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो मतलब इसको अगर मैं यहाँ से इसको वन स्टेट से इसको मैं यहाँ तक लेके आता हूँ इक्विलिब्रियम स्टेट तक, तो ये जो एनर्जी यहाँ से मैं ये जो वर्क ये रिलीज करेगा वो हो गया फाई 1। अभी वही सिमिलरली 2 से अगर ये इक्विलिब्रियम पे आया तो ये फाई 2 अमाउंट ऑफ वर्क रिलीज करेगा। तो ये हो जाएगा स्टेट 2 से इक्विलिब्रियम पे तक आने के लिए इसका अवेलेबल अवेलेबिलिटी। अब दूसरा चीज क्या है कि ये प्रोसेस के लिए डिफाइन होता है। तो मान लेते हैं कि मतलब यहाँ से ये कोई साइकिल तो नहीं है, 1 से ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ रहा है। ये तो वही हो गया ना, इक्विलिब्रियम से अगर मेरा 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मेरा इक्विलिब्रियम स्टेट को अगर मैं जीरो से डिनोट करता हूँ 1 2, तो यहाँ से ये 0 पे आ रहा तो ये कोई प्रोसेस के थ्रू ही आएगा। तो ये मान लेता हूँ कि प्रोसेस 1 to 0 है, प्रोसेस है। ये क्या होगा, प्रोसेस 2 to 0। तो ये तो हो गया मेरा अवेलेबिलिटी का थ्योरी पार्ट। अभी क्या करूंगा, अवेलेबिलिटी का मैं एक्सप्रेशन निकालूंगा। अवेलेबिलिटी का एक्सप्रेशन निकाल के अभी हम देखेंगे क्यों क्यों हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व भी करना रहेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट जानने से होगा नहीं। तो न्यूमेरिकल से पे बढ़ने से पहले अभी और एक बार मैं बता देता हूँ, इसका जो मेन कीवर्ड्स है ये है मैक्सिमम वर्क डन, जो कि जब हमने अवेलेबल एनर्जी चैप्टर में एंट्री जब मारा था हमने तभी हम देख लिया था। अब क्या, मैक्सिमम वर्क डन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ प्रोसेस, ये मेरा पहला कीवर्ड है। प्रोसेस हो गया मेरा दूसरा कीवर्ड, और तीसरा हो गया मेरा इक्विलिब्रियम, तीसरा कीवर्ड, और ये मेरा एटमॉस्फेयर जो है वो हो गया मेरा चौथा कीवर्ड। तो यही 4 वर्ड को हमें याद ध्यान में रखना है और यही 4 वर्ड से इसका डेफिनेशन बनता है। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लोज सिस्टम के लिए मतलब अवेलेबिलिटी फंक्शन क्या होता है। वो तो हमने डिफाइन कर लिया था, यहाँ पर फाई से इसको डिनोट किया था यहाँ। तो यहीं पर कर देता हूँ, फाई से अवेलेबिलिटी फंक्शन को डिनोट किया जाता है। अभी हम देखेंगे इसको, दो तरह का जो सिस्टम है उसके लिए देखें। क्लोज सिस्टम में हम इसको फाई से डिनोट करते हैं, ओपन सिस्टम में हम इसको साई से डिनोट करते हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं कि क्लोज सिस्टम के लिए कैसे निकाला जाता है, ओपन सिस्टम के लिए कैसे निकाला जाता है। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं क्लोज सिस्टम। अब क्योंकि हमें वर्क निकालने बोला है तो क्लोज सिस्टम, और दूसरा चीज हमें क्या मालूम है कि अवेलेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो वो निकालते हैं प्रोसेस के लिए। प्रोसेस के लिए मेरा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताया है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, डी क्यू सिस्टम सिस्टम इज इक्वल टू डी यू सिस्टम प्लस डी डब्ल्यू, ये भी किसके लिए, सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर मेरा क्लोज सिस्टम के लिए अवेलेबिलिटी मतलब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो मैंने लिख लिया। अब हमें इसको क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये जो टर्म है इससे हमें वर्क डन देगा, और हमें अवेलेबिलिटी में निकालना क्या है, वर्क डन ही तो निकालना है। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू सिस्टम
इज इक्वल टू डी यू सिस्टम, डी क्यू सिस्टम माइनस डी यू सिस्टम। अभी थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क मतलब हमने एंट्रोपी से क्या पढ़ा था? फ्रॉम एंट्रोपी एंट्रोपी से हमने देखा था डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। तो यहां पर मान लेते हैं कि मेरा डी क्यू अमाउंट मतलब डी क्यू में मेरा क्या हो रहा है, मेरा डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट मेरा सिस्टम से बाहर जा रहा है, मतलब एज्यूम कर लेते हैं। और वो कितना टेम्परेचर उस टाइम में, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर क्या है उस टाइम पे? इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है टी नॉट। तो यहां पर मेरा डी क्यू जो होगा, ये डी क्यू सिस्टम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी क्यू एस सिस्टम इज इक्वल टू टी नॉट डिप्लाइड बाई डी एस। ये भी किसका रहेगा? सिस्टम के लिए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा डी क्यू सिस्टम को रिप्लेस करने वाला मुझे इक्वेशन मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसको डी क्यू सिस्टम को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो मेरा क्या इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू सिस्टम इज इक्वल टू टी नॉट डी एस सिस्टम माइनस डी यू सिस्टम। तो यहाँ पर मेरा जो एक्सप्रेशन बनेगा फाइनली, तो ये मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, डी एस क्या होता है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो मैं अगर यहाँ पर वही जो पिछला वाला सिस्टम है, पिछला वाला मैं जो डायग्राम बनाया था, इसको अगर इक्विलिब्रियम मान लेता हूँ, ऐसे ही लिख रहने देता हूँ। यहाँ पर स्टेट 1 है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे अगर मेरा स्टेट 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिफरेंस है ये क्या होगा, ये जो डिफरेंस है ये मेरा आ जाएगा स्टेट 1 से 0 तक का माइनस स्टेट 2 से 0 तक का। तो इसको मैंने क्या नाम दिया था, फाई 1, इसका नामकरण किया था फाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, फाई 1 माइनस फाई 2, और वही हो रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई 1 फाइव फाई 1 नहीं, इसको बाद में लिखता हूँ, पहले इधर इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। टी नॉट एस 2 माइनस एस 1 माइनस यहाँ पर डी यू क्या हो जाएगा, यू 2 माइनस यू 1। इसको डी डब्ल्यू ही रहने देता हूँ, डी डब्ल्यू सिस्टम इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब यहाँ पर सिस्टम नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम के साथ एनालिसिस कर रहा हूँ स्टेट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैक्स लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो टी नॉट आ जाएगा एस 2 माइनस यू 2, इसको मैं थर्ड ब्रैकेट पे लिख लेता हूँ, माइनस टी नॉट एस 1 माइनस यू 1। तो इसको हम अगर रीअरेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ। डी डब्ल्यू मैक्स, डी डब्ल्यू मैक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यू 1 माइनस टी नॉट एस 1 माइनस यू 2 माइनस टी नॉट एस 2। अब ये जो है ना, ये मेरा स्टेट 1 का अवेलेबिलिटी है, तो इसको हम फाई 1 से डिनोट करेंगे। यहीं से आया है, मतलब मैं पहले फाई 1 फाई 2 लिख दिया था, मगर यहीं से नामकरण हुआ है इसका फाई 1, और यहां से इसका हुआ है फाई 2। तो मेरा फॉर क्लोज सिस्टम मेरा अवेलेबिलिटी फंक्शन क्या आएगा, फाई को, इसको एक जनरलाइज टर्म देता हूं, तो फाई इज इक्वल टू यू माइनस टी नॉट एस 1। ये हो गया मेरा क्लोज सिस्टम के लिए अवेलेबिलिटी का फंक्शन, खत्म। अभी यहां पर हम क्या करेंगे, ओपन सिस्टम के लिए लिखेंगे। अब क्योंकि हमने क्लोज सिस्टम को डिटेल्स में देखा है, तो ओपन सिस्टम मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में बनाऊंगा। हो सकता है स्टेप जंप, अगर कहीं पर आपका प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उठाएंगे। डी क्यू सिस्टम इज इक्वल टू डी
यहाँ पर क्या होता है, ओपन सिस्टम के लिए यू नहीं होता है, ओपन सिस्टम के लिए एंथैल्पी आ जाता है, DH सिस्टम प्लस DW। यही यहाँ पर एक अलग चीज था, बाकी का जितना भी डेरिवेशन है, बाकी का पूरा डेरिवेशन सेम है। ओपन सिस्टम में हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में देखा था, ओपन था, तो यहाँ पर जो मेरा इंटरनल एनर्जी था उसके जगह पर ओपन टर्म जहां आएगा थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पर सीधा एंथैल्पी को हमें कंसीडर करना है। अगर क्लोज्ड आया तो इंटरनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि ओपन सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वहां पर सीपी आता है, और सीपी डीटी क्या होता है, सीपी डीटी होता है एंथैल्पी। क्लोज सिस्टम में क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम में क्या आता है, सीवी, सीवी डीटी मतलब इंटरनल एनर्जी। इसको ऐसे याद रखिए, तो मैं ट्रिक्स भी बता रहा हूं इसके साथ साथ। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा इसको डी डब्ल्यू सिस्टम, जैसे पिछला स्टेप में जैसे किया था, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू सिस्टम माइनस डी एच सिस्टम। तो इसको भी जैसे हमने पिछला एक्सप्रेशन में जैसे लाया था एंट्रोपी से, तो डी क्यू क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू टी नॉट डी एस। ये क्या था, ये था सिस्टम के लिए, तो ये भी डीएस भी क्या होगा, सिस्टम के लिए। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टी नॉट डी एस सिस्टम माइनस डी एच सिस्टम। तो यहां पर मैं इसको, जब मैंने टी नॉट लगा दिया है, तो नेक्स्ट लाइन में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू टी नॉट एस टू माइनस एस वन माइनस एच टू माइनस एच वन। इसको हम कुछ ऐसे अरेंज कर सकते हैं, एच वन माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस टी नॉट एस वन। इसको थोड़ा सा देख के रीअरेंज करिए तो आपको भी पता चल जाएगा कि यही एक्सप्रेशन आता है, माइनस एच टू माइनस टी नॉट एस टू। तो यहां से मुझे वही सिमिलर जैसे यहां पर था ओपन सिस्टम के लिए, सॉरी क्लोज सिस्टम के लिए, वैसा ही कुछ एक्सप्रेशन यहां पर मुझे मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, साई वन, इसको हम साई से डिनोट करते हैं, माइनस साई टू। तो यहां पर मैं एकदम नीचे छोटा सा लिख देता हूं, फॉर ओपन सिस्टम अवेलेबिलिटी फंक्शन साई इज इक्वल टू एच माइनस टी नॉट एस। ये हो गया इसका जनरल एक्सप्रेशन। तो अभी तक हमने जो देखा है कि ये दो इक्वेशन मैं अभी मार्क कर रहा हूं, आपको अगर नोट्स में इसको इंक्लूड करना है तो कर लीजिए, मतलब अगर करना नहीं है इसको इंक्लूड करना है क्योंकि यही प्रॉपर नोट है। तो साई इज इक्वल टू एच माइनस टी नॉट एस, ये किसके लिए, ये है ओपन सिस्टम के लिए। अगर क्लोज सिस्टम हुआ तो फाई इज इक्वल टू यू माइनस टी एस वन। इसको मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, u माइनस टी नॉट एस, और ये क्या हो जाएगा, h माइनस टी नॉट एस। तो यहाँ पर ये वन नहीं रहेगा, माफ कीजिएगा ये गलती हो जाता है जल्दबाजी में। तो यहाँ पर ये मेरा जो अवेलेबिलिटी फंक्शन का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। अभी आता है और एक टॉपिक जिसका नाम है इरिवर्सिबिलिटी। हमें यही तो निकालना था, हमारा जो डिवाइस होगा उसका एंट्रोपी निकालना है, उसका कितना हमें कितना एनर्जी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए वो कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है एनर्जी, वही हमें निकालना था। और वो क्या कौन देगा, वो देगा इरिवर्सिबिलिटी। तो इरिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो इरिवर्सिबिलिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। मतलब आई, इरिवर्सिबिलिटी को अगर मैं आई से डिनोट करता हूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स होता है, तो उसको डेल एस से भी डिनोट करता है, कोई कोई ऐसे भी लिख सकता है, आई इज इक्वल टू डी एस यूनिवर्स। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, जिन्होंने दिया था उनका नाम है GUOY स्टोडोला, STODOLA थ्योरम। इसको
गायस-टोडोला थ्योरम भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो अब यहाँ पर क्योंकि ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कौन है रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, I इज इक्वल टू टी नॉट ds यूनिवर्स। अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखना शुरू किया हूं, तो इसका मतलब है कि इसको मैं अभी थोड़ा सा एक्सपैंड करने वाला हूं। तो ds यूनिवर्स होता क्या है, तो ds यूनिवर्स होता है टी नॉट, यहाँ पर आएगा सिस्टम माइनस सराउंडिंग, तो यहाँ पर सिस्टम प्लस सराउंडिंग का जो एंट्रोपी होता है वही होता है ds। तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस क्यू बाई T1 प्लस क्यू बाई T2। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर छोटा सा एक बॉक्स बना के इसको समझा देता हूँ। इसके लिए एंट्रोपी जो चैप्टर था वहां से इसका बेसिक शुरू होता है। तो मान लेता हूँ कि ये एक मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम Q अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, तो सिस्टम इज रिजेक्टिंग हीट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा जो एंट्रोपी होगा डेल्टा S वो क्या होगा माइनस क्यू बाई टी, ये क्या था सिस्टम के लिए, और डेल्टा S सराउंडिंग। अब सिस्टम ने हीट रिलीज किया तो वो कहाँ जाएगा, वो तो मतलब गायब नहीं हो जाएगा, वो सराउंडिंग उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सराउंडिंग का क्या है, सराउंडिंग मतलब सिस्टम का अगर टेम्परेचर T1 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर T2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Q बाई T2। तो वही मैंने लिखा ds यूनिवर्स इज इक्वल टू ds सिस्टम, जो कि एक माइनस क्यू बाई T1 प्लस ds सराउंडिंग, तो ये क्या है Q बाई T2। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर Q बाहर आ जाएगा, टी नॉट क्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर मैं कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा Q टी नॉट, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 T2। तो ये है मेरा इरिवर्सिबिलिटी का एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन। इसको अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। मैंने अभी तक जो पहले जो दो इक्वेशन डिराइव किया था और उसके साथ ये जो इक्वेशन है, इधर भी मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ, इसको जरूर अपना कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। थर्मोडायनेमिक्स को यही सब चैप्टर जो है यही सब हार्ड बनाता है। तो बस आज का लेक्चर ये जो है ये इतना ही दूर तक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।